श्रुति और अर्जुन की शादी को 1 महीना हो चुका था। श्रुति के ससुराल में उसकी सास कौशल्या देवी थी और अर्जुन उनका इकलौता बेटा था। श्रुति दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन शादी की 1 महीने बाद भी अर्जुन श्रुति के साथ नहीं रहता था। ना वो श्रुति से ज़्यादा बातें करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। कुछ दिन तक तो श्रुति ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब 1 महीना होने के बाद भी अर्जुन एक रात भी उसके पास सोने के लिए नहीं आया तो श्रुति को अजीब लगने लगा और श्रुति ने अर्जुन से इस बारे में बात करना ज़रूरी समझा। अर्जुन, अब हम पति पत्नी हैं, हमारी शादी हो चुकी है और आप अब भी अपने कमरे में सोने के लिए नहीं आते हैं। अरे शादी हो गई है तो ठीक है ना, मैंने कब कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो? मैं मानता हूँ ना तुम्हें अपनी पत्नी। ये क्या बात हुई अर्जुन? आप मुझे पसंद नहीं करते क्या? मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अब इसमें पसंद नापसंद करने वाली बात कहाँ से आ गई? अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? तो फिर ये सब क्या है अर्जुन? शादी के 1 महीने बाद भी ना आप मुझसे ठीक से बात करते हैं, ना ही मेरे पास आते हैं। उसी वक्त वहाँ पर कौशल्या देवी आ जाती हैं। अर्जुन बेटा, चल आ जा, हम दोनों माँ बेटा अब साथ में खाना खाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। क्या हुआ बहू? वो मेरा बेटा है, मेरे बुलाने से नहीं आएगा तो किसके बुलाने से आएगा? और तुम्हें कोई परेशानी है क्या अगर मेरा बेटा मुझसे बात करता है तो? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है, लेकिन आप भी जानती है ना कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? देखिए मम्मी जी, मेरी और अर्जुन की शादी हुई है, लेकिन अर्जुन अब भी आपके कमरे में आपके पास होते हैं, अपने बेडरूम में सोने के लिए नहीं आते। ये कुछ अजीब नहीं है? हे भगवान, कैसे बेशर्म बहू हो तुम! सास के सामने कोई इस तरह की बातें करता है? श्रुति, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ से इस तरह की बातें कर रही हो। ओके, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। और श्रुति वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। अगले दिन सुबह के वक्त जब अर्जुन आराम से चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था तो श्रुति उसके पास आती है। अर्जुन, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है? मेरे पास तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। अर्जुन, जब हमारी शादी होने वाली थी तो आपने कहा था कि आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन आप तो पिछले 1 महीने से ऑफिस गए ही नहीं। अब तो आपकी शादी वाली छुट्टियां भी ख़त्म हो गई होंगी ना? हाँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? घर में बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें मुझसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है अर्जुन, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। आप ऑफिस जाना कब शुरू करेंगे? तभी वहाँ पर कौशल्या देवी आ जाती हैं। अरे बहू, तुम्हें मेरे बच्चे से परेशानी क्या है? पति है तुम्हारा, आराम से बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? मम्मी जी, मैंने कब कुछ कहा? मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ कि अर्जुन ऑफिस जाना कब से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 महीने से मैंने उन्हें 1 दिन भी ऑफिस जाते हुए नहीं देखा। हाँ, तो उसने अपनी शादी के लिए छुट्टी ले रखी थी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन 1 महीने की छुट्टी किसे मिलती है? और मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ कि अर्जुन की छुट्टियाँ कब ख़त्म हो रही है। देखो बहू, अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अर्जुन की छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने उससे कह दिया कि वो नौकरी छोड़ दे। क्यों मम्मी जी, अर्जुन को नौकरी क्यों छोड़नी है? और अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? अरे तुझे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेरा बेटा रोज़ रोज़ ऑफिस जाकर परेशान हो जाता है, शाम को थका हुआ घर आता है, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मम्मी जी, दुनिया के सारे लोग नौकरी करते हैं, इस पे गलत क्या है? लगता है तू तो अपने पति के दुश्मन है, दुश्मन। अब तुझे अर्जुन से कोई प्यार नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो मेरा बेटा बहुत प्यारा है। चल बेटा, हम दोनों वॉक पर चलते हैं। ठीक है मम्मी, हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। अर्जुन, 1 मिनट, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको नौकरी करनी ही होगी। तुमने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करने वाला, मैं तो बस अपनी मम्मी के साथ रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे अर्जुन, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी? मम्मी है ना, उन्होंने कहा कि वो सब संभालेगी, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना काम करो, और हाँ, दोबारा ये सब बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रुति अर्जुन से बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसने इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं था।
एक दिन श्रुति को अपने मायके जाना था। अर्जुन, शादी के बाद मैं एक बार भी मम्मी पापा से मिलने नहीं गई हूँ। मुझे अपने मायके जाना है। प्लीज़ आप भी तैयार हो जाइए ना। अरे मायका तुम्हारा है, इसमें मेरे बेटे को तैयार होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मम्मी जी, वो मेरे साथ जाएंगे ना। मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ। अगर अकेली गई तो मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे जो सोचना है सोचने दो। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा? मैं अपनी मम्मी के पास रहूँगा। मेरा प्यारा बच्चा, वैसे भी ना बाहर धूप में जाएगा तो गर्मी लग जाएगी। तू अकेली जा बहू, अर्जुन को यहीं रहने दे। उसे इतनी गर्मी में बाहर जाने की आदत नहीं है। मम्मी जी, ये सब क्या हरकत है? अर्जुन की शादी हो चुकी है। वो कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जो बाहर की धूप में भी नहीं जा सकता। और मुझे मेरे मायके लेकर जाना उनकी जिम्मेदारी है। अभी से मेरे बच्चे के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ रखने की कोशिश मत कर बहू। वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा। और अगर वो कहीं नहीं जाना चाहता तो नहीं जाएगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। मम्मी जी, ये सब ना आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपने घर पर जाकर रहो ना। मैं तो तुम्हें कभी वापस बुलाने के लिए भी नहीं आऊँगा। अरे क्यों अपने घर जाकर रहेगी? शादी हुई है इसकी मेरे बेटे से, ऐसे वापस तो आना ही पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अकेले ही चली जाती हूँ और वापस भी आ जाऊँगी। लेकिन आप जो मेरे साथ कर रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। और इस तरह से श्रुति अपने मायके पहुँच जाती है। मायके में श्रुति की मुलाकात अपनी सबसे पक्की सहेली से होती है। उसकी शादी भी कुछ दिन पहले ही हुई थी। श्रुति की सहेली अंजलि अपने पति अविनाश के साथ अपने मायके आई थी। श्रुति, कितनी सुंदर लग रही है तू। तेरी शादी में तो मैं आ ही नहीं पाई, लेकिन आज तुझसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदर तो तू भी लग रही है अंजलि। इनसे मिल, ये मेरे पति है अविनाश। अच्छा, तो ये भी तेरे साथ आए हैं? हाँ बिल्कुल, आना ही चाहिए ना। मैं भी तो पहली बार मायके आई हूँ, तो अकेले कैसे आती। और जानती है अविनाश ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू बता, तेरा अर्जुन कैसा है? क्या बताऊँ यार, वैसे तो सब कुछ ठीक ही है। अविनाश वहाँ से चला जाता है। श्रुति और अंजलि दोनों बातें करने लगते हैं। क्या श्रुति अंजलि को अपने दिल की सारी बातें बता पाएगी? क्या श्रुति अपने पति अर्जुन को बदल पाएगी? कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि श्रुति की शादी अर्जुन के साथ हो जाती है, लेकिन अर्जुन की माँ कौशला देवी अर्जुन को इस तरह से रखती है जैसे वो कोई छोटा बच्चा है और उसे नौकरी करने से भी मना कर देती है। इसकी वजह से श्रुति परेशान होती है। श्रुति अपने मायके जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी बचपन की सहेली अंजलि के साथ होती है। आइए देखते हैं इस कहानी का अगला भाग। अब मुझे बता, क्या परेशानी है? अरे क्या बताऊँ यार, शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन अर्जुन अभी भी अपनी माँ के कमरे में सोते हैं। यहाँ तक कि वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते। ये तो क्या कह रही है? अर्जुन की माँ, मेरा मतलब तेरी सास ने कभी अर्जुन को ये बात नहीं समझाई कि अब उसे तेरे साथ भी रहना चाहिए? नहीं, वो तो जानबूझकर अपने बेटे को अपने पास रखती है और मुझे उससे दूर करने की कोशिश करती है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है। वैसे तूने कभी अर्जुन को समझाने की कोशिश नहीं करी? अरे मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है और ना ही मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। लेकिन श्रुति, इस तरह की शादी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है और तुझे भी अर्जुन के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तुझे उससे अलग हो जाना चाहिए। तू जानती है ना अंजलि, शादी के बाद अपने पति से अलग होना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे माँ बाप कितने दुखी होंगे इस बात से। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मेरी और अर्जुन की शादी करवाई है और मैं उससे अलग हो जाऊंगी। कितने दुखी हो जाएंगे। लेकिन पूरी ज़िंदगी भी तो तू ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती ना, जो अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि अर्जुन को इस बात का एहसास हो कि तू उसकी पत्नी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? देख, तू अपने ससुराल जा और कुछ दिन झूठ मूठ के लिए अर्जुन को इस बात का एहसास दिला कि तेरी ज़िंदगी में कोई और भी है। किसी से भी फ़ोन पर बात करने का नाटक कर। लेकिन किसके साथ? मेरी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं है। देख, मैं अविनाश को इस बात के लिए तैयार करती हूँ।
जब अर्जुन बार बार तुझे अविनाश के साथ दिखेगा ना तो उसे अपने आप जलन होगी और ये जलन उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। मैं अविनाश को तुझसे मिलने के लिए भेज दिया करूँगी, तुझे बस उसके साथ नाटक करना है। अरे लेकिन अविनाश इस बात के लिए तैयार हो जाएगा? अपनी दोस्त के लिए वो इतना तो कर ही सकता है ना। तू मेरी फ्रेंड है तो अविनाश की भी फ्रेंड ही है ना, चिंता मत कर। इस तरह से श्रुति और अंजलि अर्जुन को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं और श्रुति अपने ससुराल वापस आ जाती है। अब श्रुति अर्जुन की परवाह करना बंद कर देती है। एक दिन सुबह के वक्त, अर्जुन, मम्मी जी मैं फ़िल्म देखने जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। फिल्म देखने जा रही हो? ठीक है, अकेले ही जाओ। मेरा बेटा तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, उसे तो आज मुझे अपनी किटी पार्टी में लेकर जाना है। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही चाह रही थी कि अर्जुन आपके साथ ही जाए। एक्चुअली ना मैं भी किसी के साथ प्लान बना चुकी हूँ। लेकिन किसके साथ? यहाँ तो तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। अरे है ना, आपको नहीं पता तो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर बाद आएगा, आप खुद देख लेना। थोड़ी देर के बाद अविनाश बाइक लेकर श्रुति को लेने के लिए आता है। कौशल्या और अर्जुन दोनों ही श्रुति और अविनाश को साथ में जाते हुए देखते हैं और उनके जाने के बाद, अरे मम्मी ये क्या बात हुई? श्रुति ऐसे किसी और के साथ मूवी देखने चली गई? मैं उसका पति हूँ। अरे तू क्यों चिंता करता है बेटा, तेरी माँ तेरे साथ है ना, चल तू मेरे साथ। अगले दिन शाम के वक्त अविनाश फिर से श्रुति के घर आता है। हाय श्रुति, कैसी हो? मैंने आज रात की लेट नाइट शो के टिकट्स बुक करवाए, चलो हम साथ में चलते हैं। अरे लेकिन तुम हो कौन? अर्जुन, आपको इससे क्या मतलब? वो कौन है? वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ शो देखने जा रही हूँ। एक बार फिर से श्रुति और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं। अब अर्जुन को धीरे धीरे इस बात का बुरा लगने लगता है। एक दिन शाम के वक्त जब श्रुति घर लौट कर नहीं आई तो अर्जुन बेचैन होने लगा। अरे क्या बात है, क्यों यहाँ से वहाँ भटक रहा है? आराम से बैठ क्यों नहीं जाता? जा मेरे लिए चाय बना कर ला। मम्मी आजकल हर दिन श्रुति उस अविनाश नाम के लड़के के साथ घूमने जाती है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तो जाने देना, तेरे पास तेरी माँ है ना, तुझे किस बात की परवाह? अब तो कुछ भी नहीं समझती माँ। इस तरह मेरी बीवी किसी और के साथ घूमे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देर रात श्रुति घर लौट कर आती है और अपने कमरे में जाकर फ़ोन पर अविनाश के साथ बात करने का नाटक करने लगती है। हाय, कैसे हो? तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। उसी वक्त अर्जुन कमरे में आता है। अर्जुन को वहाँ पर देखकर श्रुति चौंक जाती है। किससे बात कर रही हो तुम फ़ोन पर? मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरे रहते तुम किसी और के साथ घूमने फिरने जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे आप आज इस कमरे में क्या कर रहे हैं अर्जुन? आपको तो अपनी माँ के पास जाना चाहिए। क्यों? तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे शादी की है और इस नाते इस कमरे में रहने का अधिकार मुझे भी है। अर्जुन की बात सुनकर श्रुति मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि अंजलि और उनकी प्लानिंग का असर अब अर्जुन पर हो रहा था। लेकिन अर्जुन, एक बात कहूँ, अब आप मुझे पसंद नहीं है। ना तो आप नौकरी करते हैं और ना ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अविनाश के साथ रहने के लिए चली जाऊंगी। लेकिन मैंने तुमसे शादी की है, तुम ऐसे किसी और के साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं अब अपना फैसला नहीं बदलने वाली। उस रात अर्जुन श्रुति के साथ उसी कमरे में सोता है। अगली सुबह जब श्रुति सोकर उठती है तो देखती है कि अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अरे क्या बात हो गई, कल रात को तुम मेरे कमरे में भी सोने नहीं आया और अब सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार क्यों हो रहा है? इस श्रुति ने तेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? कोई जादू टोना नहीं किया मम्मी, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपनी पत्नी के खर्चे और अपना घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। ज़रूर ये तेरी बीवी का ही काला जादू है जिसकी वजह से तू नौकरी करने जा रहा है, वरना मेरे बेटे को ऑफिस में जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत? जब पत्नी अपने पति का साथ देने को तैयार नहीं तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। वैसे भी श्रुति ने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया है। माँ, कम से कम नौकरी करके मैं अपना मन तो लगा सकता हूँ। उसी वक्त श्रुति वहाँ पर आती है। आई एम सॉरी अर्जुन, लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। मैं बस आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहती थी और इसीलिए मैंने अविनाश के साथ ये सब करने का नाटक किया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए श्रुति, मेरी गलती थी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह रखूँगा
और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां भी उठाऊंगा। एक गांव में एक आदमी रहा करता था। उसका नाम था हीरा। हीरा बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास एक टाइम का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। किसी तरह भीख मांगकर हीरा अपना पेट भरता था, लेकिन हीरा दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन हीरा को किसी ने अच्छा सा खाना खाने को दिया। हीरा बैठकर खाना खा ही रहा था, तभी उसके पास एक छोटी बच्ची आई। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। ये लो, एक काम करो, ये खाना तुम रख लो। भगवान आपका भला करे अंकल, 2 दिन से भूखी थी, खाने को एक दाना नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, तुम ये खाना अच्छे से पेट भर कर खाओ। हाँ, ये कहकर हीरा ने अपने हिस्से का खाना उस छोटी बच्ची को दे दिया और खुद भूखा ही रह गया। अगले दिन हीरा गांव के पास के जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसका ध्यान रास्ते में बने गड्ढे पर पड़ गया। अरे ये क्या है? लगता है यहाँ पर कोई बर्तन पड़ा हुआ है। हीरा ने ध्यान से देखा, वहां एक छोटे से गड्ढे में एक चांदी का कटोरा रखा हुआ था। हीरा ने उस कटोरे को जैसे ही बाहर निकाला, उसमें से एक जिन बाहर निकल आया। आज से आप मेरे मालिक हैं। आप जो कहेंगे वो हर चीज मैं आपके सामने ला कर रख दूंगा। अरे ये तो कोई जादुई कटोरा है। तुम जिन हो क्या? जी हाँ, ये एक जादुई कटोरा है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो लोग सच्चे और अच्छे होते हैं। देखो, मुझे ना तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस रूखा सूखा खाना मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। और वो पूरा कटोरा कुछ ही देर में स्वादिष्ट पकवानों से भर गया। हीरा उस कटोरे को पाकर बहुत खुश था। अब वो दूसरे लोगों की मदद करना चाहता था। अगले दिन हीरा को फिर से वो बच्ची मिली। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा फटे हुए थे। ऐ मेरे जिन, जल्दी से उस छोटी बच्ची के लिए चप्पल और सुंदर से कपड़े लाकर दे। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी बच्ची के लिए कपड़े लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में उस बच्ची के लिए खूबसूरत कपड़े और चप्पल आ गई। हीरा ने उसे दे दिए। वो बच्ची उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हुई। हीरा जैसे ही थोड़ा आगे चलकर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर लेटा हुआ था और उसे काफी चोट भी लगी हुई थी। अरे आप यहाँ इस तरह क्यों लेटे हैं? क्या हुआ है आपको? क्या बताऊं बेटा, अभी एक बड़ी कार वाला आदमी मुझे अपनी कार से चोट पहुंचाकर भाग गया है। आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरे पास अस्पताल में देने के लिए पैसे नहीं है। बहुत गरीब हूँ मैं और मेरा कोई अपना भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर यहीं छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर हीरा ने अपने जादुई कटोरे से कहा, ऐ मेरे जिन, इस गरीब आदमी को ठीक कर दो। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी दवाई और अच्छे कपड़े दे देता हूँ। कुछ ही देर बाद उस गरीब आदमी के पास दवाइयाँ और कपड़े आ गए, जिन्हें पाकर वो बहुत खुश हुआ और उसने हीरा को ढेर सारे आशीर्वाद भी दिए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। एक दिन दोपहर के वक्त जब हीरा उस कटोरे से अपने लिए खाना मांग रहा था, तो जंगल में छुपे कुछ बदमाशों ने उसे देख लिया और वो हीरा के पास आए। तुम्हारा ये जादुई कटोरा हमें दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? और मैं तुम्हें अपना जादुई कटोरा नहीं दे सकता। इससे मैं गरीब और परेशान लोगों की मदद करता हूँ। अगर तुमने हमें ये जादुई कटोरा नहीं दिया तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन तुम इस जादुई कटोरे का करोगे क्या? आखिर ये तुम्हारे किस काम का? इससे हम बहुत सारे पैसे मंगाकर
मजे की जिंदगी जिएंगे और हमें चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जादुई कटोरा किसी भी गलत काम में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कोई बात नहीं, अगर हमारे करने से नहीं करेगा तो तुम्हारे कहने से तो करेगा ना। और इसके बाद वो बदमाश हीरा और उसके कटोरे दोनों को लेकर अपने अड्डे पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने हीरा से कहा, अब तुम जल्दी अपने जादुई कटोरे से कहकर 1 लाख मंगवा लो। ए मेरे जिन, जल्दी से 1 लाख रुपए लेकर आ। लेकिन उस जादुई कटोरे के जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम दोबारा अपने जिन से पैसे लाने के लिए कहो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। ए मेरे जादुई जिन, जल्दी से 1 लाख रुपए लेकर आ। लेकिन इस बार भी जिन का कोई जवाब नहीं आया। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि ये जादुई कटोरा सिर्फ अच्छे काम करने में हमारा साथ देता है, और तुम लोग इन पैसों का इस्तेमाल गलत काम के लिए करना चाहते हो। लगता है तुम्हारा जादुई जिन इस तरह हमारी बात नहीं मानेगा जब तक हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और ऐसा कहकर उन बदमाशों ने हीरा को रस्सियों से कसकर बांध दिया। रात हो गई थी। वो बदमाश सोने के लिए चले गए। हीरा के पास वो जादुई कटोरा रखा हुआ था और सारे बदमाश गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक रात को जादुई कटोरे से जिन निकल कर आया और उसने हीरा से कहा, मेरे मालिक, आप इतनी तकलीफ में हैं। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जल्द ही आपको यहाँ से आजाद कर दूंगा। कुछ देर बाद हीरा की सारी रस्सियां अपने आप खुल गई और वो उन बदमाशों के अड्डे से बाहर निकल गया। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस अपनी जगह चले जाना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहे तो कुछ गलत लोग तुम्हारे जरिए मुझसे गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो हुक्म मेरे आका, मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन नियम के अनुसार जाने से पहले आपको मुझसे कुछ न कुछ मांगना होगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जाने से पहले मुझे कोई ऐसी शक्ति देकर जाओ जिससे मैं भूखे और गरीब लोगों की मदद कर सकूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, ये लीजिए। हीरा ने देखा कि उसके झोपड़े के आसपास जमीन में बहुत सारे फल और अनाज वाले पेड़ पौधे उग गए थे। ये देखकर हीरा ने पूछा, ये तुमने क्या किया जिन? मालिक, मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया है। इन फल और अनाज की मदद से आप भूखे लोगों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और ये आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। तुम वाकई में बहुत समझदार जिन हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरे मालिक, ये एक जादुई खेत है। इसमें लगने वाले फल और अनाज कभी खत्म नहीं होंगे और आप जितना चाहें उतना लोगों को यहाँ से खाना खिला सकते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं सिर्फ अच्छे और सच्चे लोगों की ही मदद करता हूँ। इसके बाद वो जिन वहां से चला गया और हीरा अपनी झोपड़ी के आसपास उगे हुए फलों और अनाज के खेत में खूब सारी खेती करके गरीबों को भोजन देने का काम करने लग गया। शहर की पॉश कॉलोनी में बने हुए बड़े बड़े बंगलों के बीच एक छोटा सा मकान था जो दिखने में काफी बुरी हालत में लगता था। उस मकान के अंदर सेठ दीनाराम अपने परिवार के साथ रहा करता था। सेठ दीनाराम बहुत ही कंजूस प्रकृति का इंसान था। एक दिन सुबह सुबह दूध वाला दीनाराम के घर आया। अरे ये क्या भैया, दूध इतना महंगा कर दिया? अरे सेठानी जी, पूरे शहर में दूध का यही भाव है, आपको महंगा क्यों लग रहा है? अगर ऐसी बात है तो कल से सिर्फ आधा लीटर दूध लेकर आना। और सिर्फ आधा लीटर? इतना भरा पूरा परिवार है आपका। अरे भला आधा लीटर दूध में कैसे काम चलाओगे? अरे तो क्या हुआ, पानी मिलाकर भी तो दूध को बढ़ाया जा सकता है ना। ये सब मैं कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। कल से सिर्फ आधा लीटर दूध ही लेकर आना। अरे ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
कुछ देर बाद दीनाराम का पड़ोसी सेठ धनीराम उनके घर आता है। नमस्ते दीनाराम जी, कैसे हैं आप? अरे आइए धनीराम जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए कैसे आना हुआ? अरे सेठ जी, आपके घर के बाजू वाली दीवार पूरी तरह से खराब हो चुकी है, किसी भी वक्त टूट कर गिर सकती है। उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाते? अब क्या बताऊं भाई, व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? अभी पिछले महीने ही तो आपकी दुकान पर लाखों का माल आया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे भाई, अगर व्यापार में घाटा होता तो आप इतना माल कैसे मंगवा लेते? अरे तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना सारा पैसा इस घर की मरम्मत में खर्च कर दूं। मैं तो बस आपको सलाह देने आया था। आप इतने पैसे वाले सेठ हैं, जरा अपने घर की हालत ठीक करवा लीजिए भाई, अच्छा नहीं लगता। क्या फर्क पड़ता है धनीराम जी, घर ही तो है, कौन इतना पैसा खर्च करे। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं। अजी सुनते हैं, हमारे बेटे महेश की शादी के लिए कहीं से रिश्ता ही नहीं आता, जाने क्या बात है। अरे चिंता क्यों करती हो, जब रिश्ता होना होगा अपने आप हो जाएगा। और वैसे भी मेरे पास कल ही एक फोन आया था, लड़की वाले हमारे घर आएंगे अपने महेश को देखने। हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं जल्दी से कुछ मिठाई और नाश्ता मंगवा कर रख लेती हूँ उन लोगों के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं, जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तब तक मिठाई और नाश्ता खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेकार में ही फिजूल खर्ची करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। एक बार रिश्ता तय हो जाने दो, फिर हम उन्हें चाय पिला देंगे। अगले दिन दीनाराम के बेटे महेश को देखने लड़की वाले आते हैं और उनके मोहल्ले में पहुंचकर बाहर खड़े एक आदमी से सेठ दीनाराम का पता पूछते हैं। अरे भाई साहब सुनिए तो जरा, यहाँ इस मोहल्ले में सेठ दीनाराम जी रहते हैं ना, उनका घर कौन सा है? अरे यही तो घर है जिसके सामने आप खड़े हुए हैं, यही रहते हैं दीनाराम जी। इस घर में? लेकिन हमने तो सुना था वो बहुत पैसे वाले बड़े सेठ हैं। इस घर को देखकर तो किसी झोपड़े वाली फीलिंग आती है। अरे भाई साहब, दीनाराम जी का घर यही है, आप अंदर जाकर उनको मिल सकते हैं। और रही बात उनके घर की, तो उसे तो भाई कोई नहीं बदल सकता, ऊपर वाला भी नहीं। अजी सुनते हैं, इन लोगों का घर देखने में ऐसा है, हमारी बेटी यहाँ कैसे रहेगी? मुझे तो लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अरे नहीं, एक बार मिलने में क्या बुराई है। क्या पता उनका घर इस तरह टूटा फूटा होने के पीछे कोई वजह हो, उनका घर कहीं और बन रहा हो और वो लोग यहाँ कुछ समय के लिए रहने आए हों। ये सोचकर लड़की के माँ और पापा सेठ दीनाराम से मिलने के लिए उनके घर के अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर सेठ दीनाराम के घर की स्थिति देखकर वो लोग काफी हैरान थे। ये मेरा बेटा महेश है, बहुत ही गुणी और संस्कारी है हमारा बेटा। महेश बेटा, तुम क्या काम करते हो? जी, मैं अपने पापा के साथ उनका व्यापार संभालता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं भाई साहब? हाँ पूछिए ना, क्या बात है? क्या आप कहीं और घर बना रहे हैं? मेरा मतलब, आप इतने बड़े लोग हैं और इतने छोटे से घर में रहते हैं। अरे नहीं बहन जी, हमारा तो हमेशा से यही घर है और किसी दूसरी जगह हमारा कोई घर नहीं बन रहा है। महेश बेटा, शादी के बाद तुम तो किसी दूसरे घर में रहोगे ना? अरे भाई साहब, आप तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही मेरे बेटे को भड़का रहे हैं अलग रहने के लिए। देखिए, हम इसी घर में रहते हैं और इसी तरह से रहते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो रिश्ता जोड़िए, वरना हमें कोई परेशानी नहीं है। ए जी चलिए, यहाँ इतने करोड़पति लोग होते हुए भी उनका रहन सहन भिखारियों के जैसा है। भला ऐसे घर में कौन अपनी बेटी का रिश्ता तय करेगा? जाने से पहले 500 रुपए देकर जाइए। 500 रुपए? भला वो किस बात के? अरे अभी कुछ देर पहले जो आपने मिठाई नमकीन खाए हैं और चाय पी है, उसका खर्चा कौन देगा? अरे किस तरह के लोग हैं ये, हमसे खर्चा मांग रहे हैं। आप लोग तो भिखारियों से भी बदतर हैं। जानती है बहन जी, दूध कितना महंगा हो गया है। अब अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर में करते तो समझ में आता था, लेकिन इस तरह किसी अनजान को मिठाइयाँ और चाय परोसने का
मुझे कोई शौक नहीं है, पैसे लगते हैं हर बात के। ये लीजिए आपके 500 रुपये। आप जैसे लोगों से तो भगवान बचाए। अच्छा हुआ जो पहले ही पता चल गया कि आप किस तरह के लोग हैं। अरे जाइए जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ पापा, ये आपने क्या किया? आपको इस तरह उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेटा, तुमने उनकी बात नहीं सुनी? क्या कह रहे थे वो? पापा, वो लोग सच ही तो कह रहे थे। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारा रहन सहन भिखारियों जैसा है। क्या हम दूसरे लोगों की तरह अच्छे तरीके से नहीं रह सकते? अरे महेश बेटा, पैसे की बचत करनी चाहिए। इस तरह फिजूल खर्ची करना कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरह रहना है तो आप रहिए। आज मुझे महसूस हो गया है कि लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, और मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। महेश अपने माँ पापा से नाराज था, लेकिन वो समझ गया था कि उसके पापा अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए वो चुपचाप घर के अंदर चला गया। कुछ ही दिनों के बाद दीनाराम बीमार हो जाते हैं। क्या हुआ पापा? इस तरह अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? अरे बेटा, वो कल दूध थोड़ा सा खराब हो गया था। मैंने सोचा फेंकने से बेहतर है कि तुम्हारे पिताजी को ही दे देती हूँ। लगता है वो खराब दूध पीने से इनकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आपको वो दूध फेंक देना चाहिए था। अब देखो, तुम्हारे पापा ने ही मुझसे कहा था कि मैं वो दूध ना फेंकूं, और मुझे क्या पता था कि उसके पीने के बाद इनकी तबीयत इस तरह खराब हो जाएगी। मैं पापा को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ, वहाँ उनका अच्छे से इलाज होगा तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगे। और नहीं, अस्पताल में इलाज का बहुत खर्चा आता है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम किसी सरकारी अस्पताल से जाकर मेरे लिए दवाइयाँ ले आओ, और ध्यान रखना दवाइयाँ ज्यादा महंगी ना हो। अरे पापा, कम से कम अपनी सेहत के लिए तो पैसे खर्च कर लो। अरे बेटा, ये डॉक्टर ना बिना बात के बहुत सारी फीस ले लेते हैं। अरे कुछ नहीं होता इनके इलाज से। लेकिन महेश जिद करके अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ले जाता है। कौन है ये आदमी? इसकी हालत देखकर तो लगता नहीं कि इस हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएगा। किसने एडमिट किया है? अरे डॉक्टर साहब, ये शहर के बहुत बड़े सेठ जी हैं। अरे लेकिन इनके कपड़े और हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भिखारी है। डॉक्टर दीनाराम के पास जाता है। सेठ जी, मैं आपका इलाज तो कर रहा हूँ, लेकिन एक सलाह आपको देना चाहता हूँ। आपको अपनी हैसियत के हिसाब से अपना रहन सहन भी बदलना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत खराब खाना खाने की वजह से हुई है। आप सही कहते हैं डॉक्टर साहब, इतना पैसा होते हुए भी मैं हमेशा गरीबों की तरह जिंदगी जीते आया हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे भी दूसरे लोगों की तरह अपने बच्चों की और खुद की देखभाल करनी चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए। अपने पापा की बात सुनकर महेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि अब उसके पापा की सोच बदल गई।